welcome back to the next video of Economics on your Tips। आज की जो हमारी वीडियो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्यों होने वाली है उसका रीजन मैंने पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम फाइनल बैटल। पिछले कुछ महीनों से जो हम यूट्यूब पे बार बार पढ़ रहे थे या अपनी बुक्स में पढ़ रहे थे, जो भी कर रहे थे, उन सब का फाइनल रिजल्ट या फाइनल एग्जाम आ गया। कुछ दिनों में आपके बोर्ड एग्जाम आपके सामने होगा। आज की जो ये वीडियो बनने वाली है वो बहुत ज्यादा जरूरी बनने वाली है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से कुछ ऐसी चीजें मैं आज बताने वाला हूं जो आपने सोची भी नहीं। जनरली क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर साल ये होता है कि आता सबको है पर मार्क्स नहीं आ पाते। आता है मुझे, सब कुछ आता है पर मार्क्स नहीं आते। तो मार्क्स क्यों नहीं आते और मार्क्स कैसे लाने हैं, वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और हो जाओ चालू इस वीडियो को आगे देखने के लिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब सबसे पहली चीज जो मैं बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले वही जो सारे एग्जाम्स में होता है 3 आवर्स प्लस 15 मिनट, इनका क्या करें तो इकोनॉमिक्स में ज्यादा झंझट भी ले रहे हैं। इन 15 मिनट में हमें क्या करना है, नॉर्मली पेपर को रीड आउट करो, जो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कर लो, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लो। ध्यान रखने वाली बात क्या है, एंड बिकॉज इको में 2 पार्ट है, माइक्रो एंड मैक्रो, तो इन 3 घंटे को बराबर दोनों में बांटना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 20 मिनट फॉर माइक्रो, ये याद रखना क्योंकि मैक्रो में लिखना ज्यादा होता है। तो माइक्रो में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 20 मिनट अपने को लगाना है और हार्डली 1.5 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। ये चीज याद रखना, सबसे पहली चीज। सेकेंड चीज, ये मैंने पहले भी बताया है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे लिखा जाता है, कैसे अगर तुम्हें 5 पॉइंट आते हैं तो उसको 6 बनाया जाता है। ये मैंने अपनी बिजनेस वाली वीडियो में बताया है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, अपनी इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। सो नेक्स्ट चीज जो है वो ध्यान में रखने वाली ये है कि जो मेरा लास्ट या सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत जरूरी बात है। लास्ट या सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल और थ्योरी, ये याद रखना। लास्ट या सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आएगा। उसमें जनरली होता है कि एक नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल होता है और करके एक थ्योरी का क्वेश्चन होता है, 6 या 8 मार्क्स का होता है जो। ये चीज याद रखना, इन दोनों में से अपने को एक करना है। पर ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर न्यूमेरिकल करा सही हो गया तो पूरे 6 नंबर मिलेंगे। न्यूमेरिकल करा मैंने, सही हो गया पूरे 6 नंबर। न्यूमेरिकल करा गलत हो गया तो भी 3 या 4 नंबर मिलने पक्के हैं, अगर थोड़ा बहुत गलती हुई है तो। अब थ्योरी सुनो, अगर थ्योरी का पार्ट तुम्हारा सही हो गया तो भी 4 या 5 नंबर मिलेंगे और गलत हो गया तो बिल्कुल 0 मिलेगा। ये चीज याद रखना। तो हमेशा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करना कि जो लास्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें या तो ये या फिर ये, तो उसमें न्यूमेरिकल करने की कोशिश ज्यादा करना, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर सही हो गया तो पूरे नंबर मिलेंगे। अगर थ्योरी पूरी भी सही है तो भी 1 नंबर 1.5 नंबर कट जाता है, गलत है तो फिर तो 0 ही मिलना थ्योरी, ठीक है। ये तो हुई हमारी न्यूमेरिकल और थ्योरी की बात। अब यह चीज ध्यान से सुनो, हम इको में पेपर करके आते हैं, हमारा पेपर भी अच्छा होता है। जनरली पिछले कुछ सालों से बता रहा हूं क्या होता है, पेपर करके आते हैं, पेपर भी अच्छा होता है, पर जब मार्क्स आते हैं वहां हम चोट हो जाती है। 60 नंबर, 100 में से 60, 100 में से 65, 55, 70, कई हो गए 35, 38, 39, ऐसे मार्क्स आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे ध्यान से समझना। मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं, उन एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। आप समझ जाओगे कि वो 60 क्यों आ रहे हैं,
जबकि पेपर मैंने 95 का किया है। मेरे हिसाब से 90 आने चाहिए, पर नंबर कितना है 60। रीचेकिंग करा ली फिर भी 60 रहे, तो वो क्यों कटे मेरे नंबर? वो अब जो मैं स्टार्ट करूंगा, अभी यहां पे मैं कुछ चीज दिखाऊंगा, उसको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है? अब यहां पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, मेरी बात को ध्यान से समझना और उसकी कोशिश करना समझना, क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ गई तो तुम पेपर देने के बाद अगर 90 सोच रहे हो तो तुम्हारे मार्क्स 90 आ जाएंगे। ध्यान से समझना। और भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, मानते मेरे क्वेश्चन आया 2 या 3 मार्क्स का, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन लेके चलता हूं, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। यहां 2 टाइप के आंसर लिखेंगे, पहले दोनों को अपन रीड करेंगे, फिर तुम्हारे हिसाब से सोचना कि दोनों में से कौन सा आंसर लिखूं तो नंबर मिलेंगे। पहला, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय एन इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ गुड्स इज टू बी प्रोड्यूस्ड मोर देन द अदर, ठीक है? ड्यू टू स्कैर्स रिसोर्सेज, इकोनॉमी कांट प्रोड्यूस अनलिमिटेड गुड्स एंड हेंस द क्वांटिटी एंड प्रायोरिटी मस्ट बी डिसाइडेड। ये अपना सिंपल से। अब दूसरे टाइप का आंसर, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं लिखा, ठीक है? कि कंज्यूमर गुड या प्रोड्यूसर गुड कुछ नहीं लिखे, ध्यान से सुनना। सेम व्हाट टू प्रोड्यूस, देखो, द मीनिंग इज सिग्निफाइड इन द टर्म इटसेल्फ, दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज। It is one of the economic problem. In simple words, what to produce deals with the concern of producing goods. अभी जो समझाने वाला हूं ये उनके लिए है जो 1995 के बारे में सोच रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये तो हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब अकॉर्डिंग टू यू इन दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा? ऑब्वियस सी बात है 80% लोग बोलेंगे ये। क्यों? इंग्लिश बहुत ज्यादा ही हाई लेवल की है और सामने वाला बंदा इंप्रेस हो जाएगा, सीधी सी बात है। बट दोनों में डिफरेंस समझो, ये है आंसर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स और ये है आंसर इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर। यहां मैंने इंग्लिश समझाई है, लिटरेचर समझाई है, समझाया वही पॉइंट है मेरा, बट बाय यूजिंग लिटरेचर। और यहां मैंने क्या समझाया है? इकोनॉमिक्स बताई। ध्यान समझना, बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। यहां मैंने इकोनॉमिक्स समझाई हुई और यहां मैंने लिटरेचर समझाई हुई। दोनों में बहुत बारीक डिफरेंस है, ये ध्यान से अगर समझ गए तो नंबर आ जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने इंग्लिश के पेपर में, बिजनेस के पेपर में किया है, हम ये वाला काम करते हैं, हम अपने आंसर को इंप्रेसिव बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड लेके, इन अदर वर्ड्स मीनिंग सिग्निफाइज और ये और वो, जबकि वो लिखने का मतलब है इन इकोनॉमिक्स कि तुम्हें आंसर नहीं आता, क्योंकि इकोनॉमिक्स में प्रॉपर आंसर लिखा जाता है। यहां पे इकोनॉमिक्स समझाइए, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड इज व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टाइप ऑफ गुड आर टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्कैर्स रिसोर्सेज, या ये समझाया हुआ है। और यहां तुमने क्या करा है, अपनी इंग्लिश दिखाई हुई है। इस वाले में तुमने अपनी इंग्लिश बताई है कि मुझे इंग्लिश आती है। पेपर इको का है, वो तुम्हारी इको देखना चाहता है, वो तुम्हारी इंग्लिश नहीं देखना चाहता। अगर 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पकड़ के चलते हैं तो इसमें 2 नंबर मिलेंगे और इसमें 3 मिलेंगे। दोनों सही है, दोनों में कोई गलत नहीं। बट द थिंग इज दैट इसमें इकोनॉमिक्स बताई है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है, और इसमें तुमने अपनी इंग्लिश, अपनी लिटरेचर की नॉलेज बताई। सब लोग यही करते हैं, जनरली 80 to 90% स्टूडेंट्स यही करते हैं। वो लिखते सही हैं, उनको आंसर भी पता है, बट अपने आंसर को वो लिटरेचर या इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी कि वहां वो अपनी इंग्लिश की नॉलेज झाड़ते हैं, जबकि हमें नहीं करना है। हमें अपने इकोनॉमिक्स के टॉपिक को क्लियर करना है। जहां तुम्हें आंसर आता है वहां ये नौटंकी नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। हाँ, नहीं आता फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो अगर आंसर आता है तो ये करना है, ये नहीं करना।
पता है ये ज्यादा इंप्रेसिव है, बट स्टिल हम बिजनेस या इंग्लिश का एग्जाम नहीं दे रहे, हम इको का एग्जाम दे रहे हैं और हमें अपनी इकोनॉमिक्स बतानी है। सामने वाले टीचर को ये लग जाना चाहिए कि बंदे को इको आती है, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि इसको इंग्लिश आती है और इसने इको बनाई है। समझ में आया? बहुत छोटी सी चीज है इन दोनों में डिफरेंस, बट बहुत काम है। हम ये लिख के आते हैं और 90 की जगह 60 आ जाते हैं। ये लिखोगे तो 90 में से 90 आएंगे। पेपर 100 का है, तुमने 90 का किया है तो 90 में से 90 आएंगे, ये ध्यान रखना। और बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से सुनना। छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूं जो तुम्हारे मार्क्स को एनहेंस करेंगी, यानी कि 90 पे हो तो 95 तक खींच के लेके आए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वो छोटी मोटी चीजें। छोटी मोटी चीजें, सबसे पहले जो अपने बहुत लोगों ने मुझसे ये बोला है कि सर इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, तो किस पे बनाना था वो मैं बता देता हूं। सबसे पहला डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। सब बोल रहे हैं कि इस पे क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आ जाए। क्या है तो मैं सोचा समझा देता हूं। छोटी सी चीज है कि डीमोनेटाइजेशन से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे क्या फर्क पड़ा। बहुत सारे टीचर्स भी और स्टूडेंट भी इसमें दिमाग लगा रहे हैं और उन्होंने बोला कि अगर ये मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है तो डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की वजह से हम यहां आ गए, कम हो गया। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इसका रीजन देता हूं अभी। देखो, डीमोनेटाइजेशन की वजह से पीपीसी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? पीपीसी क्या बताता है, मेरे पास रिसोर्सेज कितने। जब नोटबंदी हुई तो मेरे रिसोर्सेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले जितने थे उतने ही हैं। बट चेंज क्या आया? क्योंकि नोटबंदी या डीमोनेटाइजेशन की वजह से इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो गया, तो इसकी वजह से हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाए। हमारे पास रिसोर्सेज थे पर हम उसको पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाए। सो इसका मतलब क्या हुआ? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, विच मीन्स एक पॉइंट यहां एट अ पर्टिकुलर ईयर हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा। क्यों? हमारे पास रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज इतने हैं, बट ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन इकोनॉमी हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो पॉइंट कम्स अंडर पीपीसी, इसका मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछते हैं? मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ। इससे बीपीसी पे क्या फर्क पड़ा? सीधी सी बात है, मेक इन इंडिया का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को इंडिया में लाया जा रहा है ताकि वो काम करें और सारे प्रोडक्शन यही हो। तो इससे क्या होगा? हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, एक और था स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का पीपीसी पे क्या फर्क पड़ा? तो जब हमारी रोड साफ होंगी तो टूरिस्ट आएंगे, जब टूरिस्ट आएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज लेके आएंगे, फॉरेन करेंसी लेके आएंगे, तो क्या होगा? रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान है, अभी का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी एंड टू एंड स्वच्छ भारत, सड़कें साफ करी, काम हो गया, अभी नहीं। लॉन्ग टर्म में हमारा पीपीसी क्या है? राइट। ठीक है, तो ये छोटे मोटे टॉपिक्स थे जो रिसेंटली हम कह रहे हैं कि ये आएंगे आएंगे आएंगे। अगर आते हैं तो है वी गो, नहीं आते तो समझने में क्या जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, छोटी छोटी चीजें ध्यान से सुनना। पहले एक चीज और बताता हूं मैं, जो मैंने अभी बताया था कि मेरा एक नया चैनल चालू होने वाला है, उस चैनल के लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे बिना होमवर्क करे अगर हम स्कूल में जाते हैं तो डर लगा रहता है कि कहीं टीचर कुछ पूछ ना ले, वैसे ही अगर बिना रिसर्च करे वीडियो बनाई गई तो अपना जूता घूम के अपने ही पड़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखें। और जो वीडियो आने वाली है उसकी पहली वीडियो का मैं टॉपिक आपको बता देता हूं। तो उसकी पहली वीडियो का टॉपिक होगा ये। ध्यान से देखो, अब ये तो हो गया हमारा। ठीक है, ये चैनल था मेरा जो आने वाला है, पहली वीडियो आएगी आएगी, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो देखो छोटी छोटी चीज कैसे इंप्रेस करना है। अब मैंने तुम्हें एक चीज बोली कि इंग्लिश झाड़ के इंप्रेस नहीं करना।
तो इंप्रेस तो करना पड़ेगा एग्जामिनर को। तो एग्जामिनर को इंप्रेस कैसे किया जाता है वो समझो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे आ गया सेंट्रल बैंक के फंक्शन और तुमने क्या करा, सेंट्रल बैंक को पहले एक्सप्लेन करा। मैंने पहले भी बताया है बिजनेस की वीडियो में कि किसी भी चीज के बारे में पूछे पहले उसको एक्सप्लेन करो फिर उसके पॉइंट। तो तुम्हें क्या करना है, अपने आंसर में सेंट्रल बैंक के बारे में लिखने के बाद उसके बाद लिख देना है प्रेजेंट गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक आरबीआई इज, और उन गवर्नर का नाम लिख देना और उसको ब्लैक पेन से लिख देना। क्या होगा, इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है। और सेंट्रल बैंक के फंक्शन में फॉर एग्जांपल LRR आ गया, SLR आ गया, CRR आ गया, ये आ जाते हैं। तो क्या करना है, पेपर से 2 दिन पहले इंटरनेट ऑन करो और इन तीनों की रेट पता कर लो। ठीक है, कि इन तीनों की रेट क्या होगी और वो रेट अपने आंसर में लगा देना। अगर रेट नहीं लिखते हो तो नंबर नहीं कटेंगे, पर अगर रेट लिखते हो तो थोड़ा सा इंप्रेशन अपना अच्छा हो जाता है कि हाँ भाई बंदे में दिमाग तो है, भले ही है या नहीं है उसकी बात नहीं कर रहे, पर एग्जामिनर के सामने में दिमाग में लग गया कि हाँ भाई इस बंदे में थोड़ा सा दिमाग है, तो वो क्या करेगा, नंबर थोड़े अच्छे देगा। और बाकी छोटी मोटी चीजें हैं कि स्टार्टिंग के 4 पेज इतने अच्छे लिखो जितने जिंदगी में कभी नहीं लिखे। अंडरलाइन क्या कहते हैं, हर आंसर के बाद लाइन खींचो, और वही सारी चीजें जो इस दुनिया के सब लोग आपको बता देंगे। बट ये जो चीज है कि इंग्लिश की जगह इकोनॉमिक्स लिखनी है, इन तीनों का ये चीजें, ठीक है, कि आरबीआई गवर्नर कौन है ये पढ़ जाओ, LR CRR की प्रेजेंट रेट देख जाओ। ठीक है। और अपने आंसर में कहीं ना कहीं छोटी नए रीसेंट टॉपिक उठा दो। तुम्हारे आंसर में कुछ भी टॉपिक आ गया उसको रिसेंटली लगा दो। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे नंबर तुम्हें मिलेंगे। बस अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो जूते पड़ेंगे। इसका मतलब अब तो तुम्हारा पेपर आने वाला है। सो गाइस, हमने पिछले इतने महीने जितनी भी मेहनत की है, मैंने वीडियो बनाने में मेहनत की है, तुमने वीडियो देखने में मेहनत की है, ये तो जियो की कृपा है जो फ्री में काम हो गया, वरना खूब पैसे लग जाते। ठीक है। सो गाइस, देखते हैं क्या होता है आप लोगों का। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा दिया और आप लोगों ने भी अपनी तरफ से 100 की जगह 200% पढ़ाई की है। सो गाइस, इन छोटी मोटी चीजों को याद रखना, देखते हैं क्या होता है, और रिजल्ट आने में अपने इस भाई को जरूर थोड़ा सा याद कर लेना कि भैया या सर हमारे इतने % आए हैं, थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी तो दुनिया है, चलती रहती है। ठीक है। सो गाइस, कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। और हाँ, एक छोटी सी चीज और, जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद जिन लोगों ने मुझे बताया और जो हमारे क्या कहते हैं थोड़े ओवर अच्छे वाले स्टूडेंट्स होंगे, हुआ तो मैं उनके कुछ नाम यहाँ पे बताऊंगा कि क्या क्या भाई पढ़ के परसेंटेज आए और रिजल्ट आए, अच्छा आए, एक्सपेक्टेशन से अच्छा आए। तो जरा इसको याद कर लेना और नहीं करो तो आगे बढ़ जाना। सो गाइस, टिल देन कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और एग्जाम दो और उसके बाद जी खोल के 1 महीने मस्ती करो। बाय बाय।